हम बात कर रहे हैं भाग 3 की। किसकी बात कर रहे हैं? भाग 3 की बात कर रहे हैं। ये किससे संबंधित है? सबूत के विषय से संबंधित है। सबूत के विषय से। किससे संबंधित है? सबूत के विषय से। अब ये भाग 3 में जो शुरू होता है ये अध्याय 3 है। कौन सा अध्याय है? अध्याय 3। कौन सा अध्याय है? 3। जो भाग 3 में पहला अध्याय आता है, तीसरा अध्याय आता है, और तीसरे अध्याय का नाम क्या है? तथ्य। कौन से तथ्य? तथ्य का मतलब फैक्ट, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। जो पहला अध्याय है, जो तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है तथ्य जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 की बात कर रहे हैं। ये किससे संबंधित है? सबूत के विषय से संबंधित है। किससे संबंधित है? सबूत के विषय से। इसमें पहला अध्याय है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अब हम धारा 51 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? धारा 51 की, 51 की बात करेंगे। 51 की बात करेंगे। 51 में क्या है? 51 में है न्यायिक रूप से अवलोकनीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा क्या कहती है? 51। धारा 51 कहती है वे तथ्य जिनका न्यायिक रूप से अवलोकनीय, या जो तथ्य न्यायिक रूप से अवलोकनीय है, उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। जिस तथ्य का न्यायालय क्या कहता है? धारा 51 क्या कह रही है? जिस तथ्य का न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। अच्छा ये बताओ किसे साबित करना आवश्यक नहीं है? जिस तथ्य का न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा, यानी न्यायिक अवलोकन करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। अच्छा ये बताओ किसे साबित करना आवश्यक नहीं है? उस तथ्य को जिसका न्यायालय न्यायिक रूप से अवलोकन करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। और ये कहाँ का बताया गया है? धारा 51 में बताया गया है। किसकी बात कर रहे हैं हम? धारा 51 की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो किस धारा की बात करेंगे? अब हम आगे बढ़ते हुए धारा 52 के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे? धारा 52 के विषय में। धारा 52 किससे संबंधित है पता है आपको? धारा 52 वे तथ्य जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। धारा 52 में ये बताया गया है कि वे तथ्य कौन से हैं जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। धारा 52 क्या बताती है? धारा 52 हमें ये बताती है कि वे तथ्य कौन से हैं जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। क्या करेगा न्यायालय? न्यायिक अवलोकन। तो न्यायालय किन तथ्यों का न्यायिक अवलोकन करेगा? इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? धारा 52 से मिलती है। अगर धारा 52 की उपधारा 1 की बात करें, धारा 52 की जो उपधारा 1 है, उपधारा 1 में क्या कहा गया है? न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों का न्यायिक अवलोकन करेगा। यानी धारा 52 की जो उपधारा 1 है उसमें कहा गया है कि उसमें बताया गया है कि न्यायालय किन तथ्यों का न्यायिक अवलोकन करेगा। यानी न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों का न्यायिक अवलोकन करेगा। कौन से तथ्यों का न्यायिक अवलोकन करेगा? तो पहला है का भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां, जो विधियां भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त है, समस्त विधियां, अगर ऐसा कोई भी कानून है या कोई विधि है जो भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त है, तो न्यायालय उनका न्यायिक अवलोकन करेगा। न्यायालय उनका न्यायिक अवलोकन करेगा। जिनके अंतर्गत वे विधियां शामिल हैं जिनका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होता है। जिनके अंतर्गत वे विधियां शामिल हैं जिनका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होता है। अगर हम इसका दूसरी बात करें, भारत द्वारा किसी देश या देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि, यदि भारत द्वारा किसी देश के साथ या देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती है, भारत ने किसी एक देश के साथ या कई देशों के साथ मिलकर कोई संधि कर ली, वो कोई संधि करी है या करार किया है या अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय संगमों या अन्य निकायों में भारत द्वारा किए गए विनिश्चय, क्या कह रहे हैं ये? भारत द्वारा किसी देश के द्वारा या एक से अधिक देशों के साथ कोई संधि, करार या अभिसमय किया है। अभिसमय किया है। भारत ने क्या किया है? कोई संधि करी है, कोई करार किया है, संधि की है, करार किया है या कोई अभिसमय किया है, या अंतर्राष्ट्रीय संगम में, या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगम या कोई सम्मेलन हो रहा है उसमें, या अन्य निकायों में, यदि कोई अन्य निकाय है
उसमें भारत द्वारा जो विनिश्चय किए गए हैं उनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। न्यायालय क्या करेगा? न्यायिक अवलोकन। किसका करेगा? पहली चीज है, पहला का अनुच्छेद, जो हम इसकी धारा 52 की बात कर रहे हैं, धारा 52 में वे चीजें बताई गई हैं जिनका न्यायालय न्यायिक रूप से अवलोकन करेगा। क्या करेगा? न्यायालय न्यायिक रूप से अवलोकन करेगा। अब इसकी जो उपधारा 1 है उसमें बताया गया है कि न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों का न्यायिक अवलोकन करेगा। किनका न्यायिक अवलोकन करेगा? बेस भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भारत की टेरिटरी में, भारत के राज्य क्षेत्र में, जो क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में या क्षेत्र में विधियां प्रवृत्त है उनका, चाहे उसमें ऐसी विधियां भी प्रवृत्त हैं जिनका भारत के राज्य क्षेत्र अतीत प्रवर्तन होता है, अगर कोई विधियां, उनका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। अगर भारत के द्वारा किसी एक देश के साथ या एक से अधिक देशों के साथ कोई संधि, करार या अभिसमय किया जाता है, या भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय संगम में या अन्य निकाय में कोई विनिश्चय करता है, उसका भी न्यायालय अवलोकन करेगा। अगला आता है गा। क्या है? गा। गा में क्या है? भारत की संविधान सभा, भारत की संसद और राज्य विधान मंडलों की कार्यवाही का अनुक्रम। क्या कह रहा है? जो भारत की संविधान सभा है, भारत की संसद है या राज्यों की विधानमंडल की जो कार्यवाही है, उसका जो अनुक्रम है, उसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। न्यायालय न्यायिक अवलोकन किन किन का करेगा? ये भी हो गई। किस किस का न्यायालय अवलोकन करेगा? अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि न्यायालय उनका भी न्यायिक अवलोकन करेगा। अगर आगे बढ़ाएं तो क्या है? सभी न्यायालयों या अधिकरणों की मुद्राएं। इसमें आगे बताया गया है सभी न्यायालयों या न्यायालयों की अधिकरणों की मुद्राएं। सभी न्यायालय या न्यायालयों की अभिकरणों की मुद्राएं, सभी न्यायालय हैं, कोई कोर्ट है या जो अभिकरण है, उनकी जो मुद्राएं हैं, मुद्राओं का मतलब उनकी जो मोहरें हैं या जो उनकी सील है, उनका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। अगला आता है डा। कौन सा खंड है? डा। इसमें क्या है? नावाधिकरण। नाव अधिकरण, समुद्री अधिकारिता वाले नाव अधिकरण और समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालयों की, जो नाव अधिकरण है और समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालयों की, यानी कोई न्यायालय ऐसा है जिसकी समुद्र में अधिकारिता है, उसकी। नोटरी पब्लिक की मुद्राएं, जो नाव अधिकरण है या समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालयों की नोटरी पब्लिक की मुद्राएं की, और नोटरी पब्लिक की मुद्राएं, इनकी जो मुद्राएं हैं उनकी, और वे सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान या संसद या राज्य विधान मंडलों के किसी अधिनियम या भारत में विधि का बल रखने वाले विनियम द्वारा प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है। इसमें क्या कहा गया है? इसे ठीक से समझ लीजिए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है नाव अधिकरण। नाव अधिकरण का क्या मतलब होता है? कोई नाव अधिकरण या समुद्री अधिकारिता का प्रयोग करने वाला जो न्यायालय है, उसकी जो मुद्रा होगी, मोहर होगी, उसका क्या करेगा? न्यायिक अवलोकन करेगा। कौन? न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। अगर कोई नोटरी पब्लिक की मुद्राएं, जो नोटरी पब्लिक होती है, उसकी मुद्रा का भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। या भारत की संसद द्वारा भारत की या वे सब मुद्राएं, वे सभी मोहरें जिनका कोई व्यक्ति संविधान या संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी अधिनियम या भारत में विधि का बल रखने वाले विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है। अब मान लीजिए क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति प्राधिकृत किया गया है एक मोहर का प्रयोग करने के लिए। किसके द्वारा? भारत के संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा, या भारत के संविधान के द्वारा उसे उस मोहर का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, या संसद के या राज्य के जो विधानमंडल हैं उनके द्वारा कोई कानून बनाया गया है और उस कानून ने उसे उस मोहर का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है, या कोई विनियम है और उस विनियम का, और ये विनियम कैसा है? ये विधि का बल रखता है और इसने इसे इस मोहर का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है, तो उसका भी न्यायालय, उस मोहर का भी न्यायालय ये न्यायिक अवलोकन करेगा। आगे क्या है?
हम चा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चा की। किसी राज्य में किसकी बात कर रहे हैं? हम चा की बात कर रहे हैं। किसी राज्य में किसी लोक पद को तत्समय भरने वाले व्यक्तियों का पदारोहण। यदि कोई लोक पद है, कोई राज्य है, किसी राज्य में लोक पद को, किसके लिए? लोक पद को तत्समय भरने वाले व्यक्तियों का पदारोहण। यदि जो तत्समय भरने वाले व्यक्तियों का पदारोहण है, उनके नाम, उनके पदारोहण, उनके नाम और उपाधियां, कृत और हस्ताक्षर आदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो। अगर मान लीजिए क्या है ये चीज़ें, क्या? उनका पदारोहण, उनके नाम, व्यक्तियों का पदारोहण, उनके नाम, उपाधियां, कृत, हस्ताक्षर आदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, तो उस राजपत्र का भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है छा। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक देश या संप्रभु का अस्तित्व। यदि भारत सरकार ने किसी देश को मान्यता दी है या कोई संप्रभु है, तो उसका अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज, इनका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। क्या करेगा? न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। यदि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक देश या संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज, इसका भी न्यायालय संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज को भी ये अवलोकन करेगा। अगला है जा। समय का अंतराल, विश्व का भौगोलिक विभाजन। जो समय का अंतराल है उसका विश्व का भौगोलिक विभाजन है। और राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, अगर राजपत्र में कोई अधिसूचित लोक उत्सव है, उसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। और जिसका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा उसको साबित करना आवश्यक नहीं है। कोई उपवास है या अवकाश का दिन है, कोई उपवास या अवकाश का दिन है, तो उसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। अब ये आगे कह रहे हैं भारत का राज्य क्षेत्र, जो भारत की यूनियन का भारत का राज्य क्षेत्र है, भारत का टेरिटरी है, उसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। क्या करेगा? न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। आगे कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं ये आगे? ये कह रहे हैं भारत सरकार और किसी अन्य देश या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष। अगर एक तरफ भारत सरकार और कोई अन्य देश है, या व्यक्तियों के निकाय के बीच कोई संघर्ष प्रारंभ, चालू रहना और पर्यावसान, कोई भारत सरकार किसी अन्य देश के बीच जो संघर्ष है उसका चालू रहना, वो संघर्ष का प्रारंभ कब से हुआ, चालू कब तक रहा और पर्यावसान में उसका समाप्त कब हुआ, इन चीज़ों का भी है न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। और जिस चीज़ का न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा उसको साबित करना आवश्यक नहीं है। ये बात कहाँ कही गई है? धारा 51 में कहा गई है, जिस चीज़ का न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। और धारा 52 में कहा गया है कि न्यायालय किन चीज़ों का न्यायिक अवलोकन करेगा? न्यायालय उन चीज़ों का, अगर कोई किसी देश से कोई भारत का संघर्ष चालू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, चालू रहा है या पर्यवसन हुआ है, तो उसका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। अब आगे आता है टा क्या है? न्यायालय के सदस्यों, जो न्यायालय है उसके जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको और अधिकारियों के, न्यायालय के सदस्यों और अधिकारियों के तथा उनके उन उपपदियों और अधीनस्थ अधिकारियों, सहायकों के और अपनी आदेशिका का निष्पादन करते हुए कार्य करने वाले सब अधिकारियों के भी तथा सभी अधिवक्ताओं और उनके समक्ष उपस्थित होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं न्यायालय के सदस्य, अगर कोई न्यायालय का सदस्य है, न्यायालय के सदस्यों के, अधिकारियों के, जो न्यायालय के सदस्य और अधिकारियां उनके
उनके उपपदियों के, जो उनसे नीचे हैं, उपपदियों के, न्यायालय के अधिक सदस्यों के, अधिकारियों के, उनके उपपदियों के और अधीनस्थ अधिकारियों सहायकों के, और जो उनके अधीनस्थ अधिकारियों और सहायकों और अपनी आदेशिका का निष्पादन करते हुए कार्य करने वाले सब, अपनी आदेशिका का निष्पादन करते हुए कार्य करने वाले सब अधिकारियों के भी तथा सभी अधिवक्ताओं और उनके समक्ष उपस्थित होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों का नाम जो है, इनका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। जो न्यायालय की न्याय का अवलोकन करेगा। अगर हम इसके साथ आगे बढ़ें तो आगे इसमें एक चीज़ और कही गई है कि क्या कही गई है, भूमि पर या समुद्र पे मार्ग का नियमन। अगर ये सबसे बाद में कह रहा है, भूमि पर जो मार्ग है या समुद्र पर जो मार्ग का नियमन है, रेगुलेशन है, उसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा, न्यायिक अवलोकन करेगा। अब इसकी उपधारा 2 की बात करें तो इसकी उपधारा 2 की बात कर रहे हैं किसकी इसकी उपधारा 2 की बात करें अगर हम इसकी, तो इसकी उपधारा 2 में क्या कहा गया है, इसकी उपधारा 2 में क्या कहा गया है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट मामलों में, जितने मामले उपधारा 1 में निर्दिष्ट हैं या दिए गए हैं, इसका मतलब है जितने मामले उपधारा 1 में दिए गए हैं और लोक इतिहास, पब्लिक हिस्ट्री के विषय में, साहित्य के विषय में, विज्ञान के विषय में या कला के सब विषयों में भी, इतिहास के विषय में, साहित्य के विषय में, विज्ञान के विषय में या कला के सब विषयों में भी न्यायालय समुचित निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा। अगर इतिहास है, साहित्य है, विज्ञान है, कला के सब विषयों में भी न्यायालय समुचित निर्देश पुस्तकों और या दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा। जो निर्देश पुस्तकों की और दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा। और यदि न्यायालय से किसी तथ्य का न्यायिक अवलोकन करने की किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जाती है, और यदि न्यायालय से किसी तथ्य का न्यायिक अवलोकन करने की अपेक्षा की जाती है, तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज प्रस्तुत ना कर दे, और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज प्रस्तुत ना कर दे जिससे ऐसा न्यायालय अपनों को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, जिससे ऐसा न्यायालय अपनों को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा। न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा। इस धारा में क्या कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के पास जाता है तो न्यायालय से कहता है कि आप न्यायिक पुनर्वलोकन कीजिए, न्यायिक अवलोकन कीजिए, तो न्यायालय न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा। न्यायालय उसे इनकार कर सकता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। कब कर सकेगा, तो जब वह व्यक्ति ऐसी कोई पुस्तक या दस्तावेज प्रस्तुत ना कर दे, यदि कोई व्यक्ति ने कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है। अगर उस व्यक्ति ने कोई ऐसी दस्तावेज या पुस्तक पेश की है जिससे न्यायालय क्या बन गया, पावरफुल बन गया, समर्थ हो गया, सक्षम हो गया, इसलिए कि वह ऐसा कर सकता है, तो कर सकता है, तब तो वह न्यायिक अवलोकन करेगा। अन्यथा न्यायालय अगर वो ऐसा नहीं करता है, ये पुस्तक या साक्ष्य नहीं देता है, तो वह व्यक्ति न्यायालय मना भी कर सकता है, ना कर सकेगा, इनकार भी कर सकता है कि हम ऐसा अवलोकन नहीं करेंगे। क्या न्यायिक अवलोकन करने से और अगर कोई न्यायालय न्यायिक अवलोकन करता है तो वह क्या है, लोक इतिहास, साहित्य, अगर कोई न्यायालय ऐसा करता है तो वह क्या करेगा, जो लोक इतिहास है, साहित्य है, विज्ञान है, कला के सब विषयों में भी न्यायालय समुचित निर्देश पुस्तकों और दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा। न्यायिक अवलोकन करने में न्यायालय जो निर्देश पुस्तकें हैं और दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा। किन की सहायता लेगा, निर्देश पुस्तकों और दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा। अब हम धारा 53 की बात करेंगे।
किसकी बात करेंगे? 53 की बात करेंगे। 53 में क्या है? धारा 53 की जब हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? हम धारा 53 की बात कर रहे हैं। स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। जो तथ्य स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। अब ये कह रहे हैं स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। किस धारा की बात कर रहे हैं? धारा 53 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 53 की। धारा 53 की बात कर रहे हैं और इसमें कहा गया है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। क्या कह रहे हैं? किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है। किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार, किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं? ये किसी ऐसे तथ्य को, मान लीजिए ये एक तथ्य है, ये एक तथ्य है, इस तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है। ये क्या है? कार्यवाही। ये एक तथ्य है, ये कार्यवाही है। तो इस कार्यवाही में इसको साबित करना आवश्यक नहीं है। जब उस कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता सुनवाई पर, जब इस कार्यवाही की सुनवाई हो रही है, क्या हो रही है? सुनवाई हो रही है, तब सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए ये जो इसके पक्षकार थे इस तथ्य को सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। क्या कर लिया इन्होंने? स्वीकार कर लिया। करने के लिए सहमत हो गए, स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए, तो इसे साबित करना हो जाते हैं। या जिसे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षर लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इन्होंने क्या कर दिया? अब ये क्या है? ये कोई तथ्य है और इसे इस कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं होगा। साबित करना आवश्यक नहीं होगा। कब साबित नहीं होगा? यदि सुनवाई पर उसके पक्षकार या उसके अभिकर्ता उसे स्वीकार करने के लिए सहमत या हो गए, या उससे पूर्व हुई किसी हस्ताक्षर उन्होंने लेख लिखा और उसके द्वारा सहमत हो गए, या जिनके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन ये समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है, या ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा तो इसमें अगला तथ्य है, परंतु न्यायालय अपने विवेकानुसार स्वीकृत तथ्यों का ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। फिर लेकिन क्या है? अगर न्यायालय, उनको साबित करना तो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, परंतु न्यायालय अपने विवेक अनुसार, किसके विवेक अनुसार? यहाँ किसका दिमाग चलेगा? न्यायालय का दिमाग चलेगा। अपने स्वीकृत तथ्यों को, विवेक अनुसार स्वीकृत तथ्यों को, जिन तथ्यों को उन पक्षकारों ने स्वीकृत कर लिया है, ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा, ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा कि इन तथ्यों को, अगर आप लोग किसी कार्रवाई में आप दोनों पक्षों ने इन तथ्यों को तो स्वीकार कर लिया है, तो इन्हें आप दूसरी तरीके से साबित कर सकते हैं ना कि ये बात सही है। अगर उन्हें आप साबित कर सकते हैं तो न्यायालय अपेक्षा कर सकेगा। कैसे करेगा? अपने विवेकानुसार, अपने विवेकानुसार। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो धारा अध्याय 4 के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे? अध्याय 4 के विषय में। अध्याय 4 के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो अध्याय 4 के विषय में क्या बात कर रहे हैं? अब अध्याय हमने किस भाग, कौन सा भाग चल रहा है? ये तीसरा भाग चल रहा है। तीसरा भाग में जो पहला अध्याय था तीसरा अध्याय, और वो है सबूतों के साबित के बारे में, तथ्यों को साबित करना। तो जो इसमें धारा 51 थी, कौन सी धारा थी? 51।
इससे पहले हम क्या क्या पढ़ सके हैं? धारा 51 पढ़ चुके हैं, 52 पढ़ चुके हैं और 53 पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ चुके हैं? धारा 51 पढ़ चुके हैं, 52 पढ़ चुके हैं और 53 पढ़ चुके हैं। देखिए, हम इससे पहले अब तक हमने क्या किया है, इसमें जो धाराएं हैं, भाग 3 चल रहा है। कौन सा भाग चल रहा है? 3। इसमें हमने क्या क्या, ये किससे संबंधित है? सबूत के विषय से संबंधित है। किससे संबंधित है? सबूत के विषय, या जिसे टू प्रूव्ड कहते हैं। टू प्रूव्ड कहते हैं। टू प्रूव्ड कहते हैं इसे। ये सबूत के विषय से संबंधित है, टू प्रूव्ड से संबंधित है। अब इसमें जो भाग 3 में जो पहला अध्याय आता है, इसका अध्याय है अध्याय 3, और इसका साथ है तथ्य जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तथ्य जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो धारा 52 करती है, धारा 52 कहती है जिन तथ्यों का न्यायालय अवलोकन करेगा उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 52 में कहा गया है कि न्यायालय किन तथ्यों का न्यायिक अवलोकन करेगा। न्यायालय कौन से तथ्यों का न्यायिक अवलोकन करेगा। धारा 52 में क्या बताया गया है? धारा 52 में बताया गया है कि वे तथ्य जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा, वे तथ्य जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। और इसमें कौन कौन से बताए गए थे? भारत के राज्य क्षेत्र में जो विधियां हैं, चाहे वे भारत के राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तित होती हैं, उन्हें भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। भारत द्वारा किसी देश या देशों के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करार अभिसमय किए जाते हैं, या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोई विनिश्चय किया जाता है, तो उसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। भारत की संविधान सभा है, भारत की संसद है, या राज्यों की विधानमंडल की जो कार्यवाही की का अनुक्रम है, उसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। और कुछ पता है आपको? और बता देते हैं। न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। उसके बाद आगे एक सभी न्यायालय अधिकारों की मुद्राएं, जो सभी न्यायालयों हैं और अभिकरण हैं, उनकी मुद्राओं का भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। जो नव अधिकार हैं, समुद्र के क्षेत्र में जिन न्यायालयों की अधिकारी है, नोटरी की जो मुद्राएं हैं, या कोई संविधान या राज्यों के विधानमंडल द्वारा किसी व्यक्ति को कोई मुद्रा का उपयोग करने के लिए सक्षम बना दिया है, या किसी विनियम द्वारा किसी व्यक्ति को किसी मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सक्षम बना दिया गया है, तो वहाँ भी ये न्यायालय उसकी भी न्यायिक अवलोकन करेगा। उसके बाद है, अगला आता है, किसी राज्य में कोई लोक पद है, उस लोक पद पर उसे भरने की जो प्रक्रिया है, तो उसका जो राजपत्र में उसके पद से संबंधित, उपाधियों से संबंधित, किरत से संबंधित, हस्ताक्षर से संबंधित, या पद की उनकी जो नियुक्ति का तथ्य राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, तो उससे भी उसकी भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। अगला आता है, भारत सरकार द्वारा किसी देश को या किसी देश को मान्यता दी गई है, या कोई संप्रभु की जो मोहर है, कोई संप्रभुति है, उसकी उपाधि है, संप्रभुता है, उसे भी, उसका ध्वज है, उसकी भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। अगर कोई समय का अंतराल है, विश्व का भौगोलिक विभाजन है, राजपत्र में अधिसूचित कोई लोक उत्सव है, उपवास है, या अवकाश का दिन है, तो उसकी भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। इसके बाद आगे आता है, भारत का राज्य क्षेत्र है, इसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। भारत सरकार या किसी अन्य देश या व्यक्तियों के निकाय के बीच, भारत सरकार के बीच या किसी अन्य देश या अन्य निकायों के बीच कोई युद्ध प्रारंभ होता है, चलता रहता है, या उसका समाप्ति होती है, तो उसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। कोई न्यायालय के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, या कोई न्यायालय की जो आदेश का है उसका निष्पादन कर रहे हैं वो अधिकारी हैं, तो उनके नाम का भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। अगला है, भारत की भूमि पर या समुद्र पर कोई राजमार्ग का नियमन है, उसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। अब आगे इसका ही जो अनुच्छेद धारा 2 है, 52 है, 52 का उपधारा 2 है, 52 की उपधारा 2 है। इस उपधारा 2 में कहा गया है कि ये न्यायिक अवलोकन करने में न्यायालय इतिहास, साहित्य, विज्ञान, कला के विषयों से संबंधित जो पुस्तकों की और दस्तावेज हैं उनकी न्यायालय सहायता ले सकेगा। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है न्यायालय से कि आप इस तथ्य का न्यायिक अवलोकन कीजिए, तो न्यायालय इनकार भी कर सकेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तथ्य के लिए कोई दस्तावेज या पुस्तक पेश करता है जिससे न्यायालय ऐसा करने के लिए सक्षम हो जाता है, तो वह न्यायालय अवलोकन करेगा। उसके बाद आता है 53वीं धारा आती है। कौन सी धारा आती है? 53वीं धारा ये कहती है
अगर कोई कार्यवाही है, कार्यवाही के पक्षकार ने या उनके अभिकर्ताओं ने सुनवाई पर किसी तथ्य को स्वीकार कर लिया है, ये सुनवाई से पूर्व किसी हस्ताक्षर लेख द्वारा उसे सहमत कर रहे हैं, या कि विधि की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ये पता चलता है कि इस पर दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं, तो उस तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं होगा। दो तथ्य हैं जिन्होंने उन्होंने स्वीकार कर लिया है या जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करता है, उन तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। परंतु एक बात और, इसमें एक परंतु भी है, धारा 53 में एक परंतु भी है। क्या है धारा 53 में? एक परंतु। धारा 53 में एक परंतु भी है। ये परंतु क्या कहता है? अगर कोई न्यायालय किसी कार्रवाई में, जो कार्रवाई के पक्षकार हैं उन्होंने किन्हीं तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, किन्हीं तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, तो न्यायालय अपने विवेक का अनुसार उन्हें स्वीकृतियों के अन्यथा अन्यथा साबित करने की अपेक्षा कर सकेगा। अपेक्षा, न्यायालय अपेक्षा करता है। न्यायालय की अपेक्षा क्या है कि आप इन्हें स्वीकृति से अन्यथा साबित कीजिए, यानी अपेक्षा कर सकेगा, न्यायालय अपेक्षा कर सकेगा। अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं? अब हम धारा अध्याय 4 पे आ गए हैं। किस पे आ गए हैं? अध्याय 4 पर। जब हम अध्याय 4 पे आ गए, तो अध्याय 4 पर जब आ गए तो अध्याय 4 क्या है? मौखिक साक्ष्य के विषय में है। किसके विषय में है ये? मौखिक साक्ष्य के विषय में। अध्याय 4 किससे संबंधित है? मौखिक साक्ष्य के विषय में। और अध्याय 3 किससे व्यक्त है? किन तथ्य जिनको साबित करना आवश्यक नहीं है। अध्याय 3 किससे संबंधित था? तथ्य जिनको साबित करना आवश्यक नहीं है। और अध्याय 4 किससे है? मौखिक साक्ष्य के विषय में। मौखिक साक्ष्य के विषय में धारा कौन सी आती है? पहली धारा है 54। कौन सी है पहली धारा? 54। 54 धारा में क्या है? मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। धारा 54 किससे संबंधित है? मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय जो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु है उसे छोड़ दो, और सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। अच्छा, मौखिक साक्ष्य द्वारा क्या साबित नहीं किया जा सकता? जो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु है वो मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं की जा सकती। अच्छा, ये बताइए कौन सी चीज़ मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं की जा सकती? दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं की जाएगी। अच्छा, आप बताइए ये कहाँ कहा गया है? ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 है उसमें उपबंधित है। कहाँ उपबंधित है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 में उपबंधित है। अच्छा, दोबारा से जो धारा 54 है उसके लिए दोबारा देख लो एक बार। क्या है? मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना है। धारा 54 किससे संबंधित है? मौखिक तथ्य द्वारा साक्ष्यों का साबित किया जाना, ये इससे संबंधित है। अब इसमें क्या लिखा है? दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जो धारा 55 है उस पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? धारा 55 पे बात करते हैं। धारा 55 पे बात करते हैं। धारा 55, जब हम धारा 55 पे बात करते हैं तो इसे देखिए, धारा 55 किससे संबंधित है? मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। ये धारा जो 55 है ये कहती है कि मौखिक साक्ष्य है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना, यानी मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। ये किसका शीर्षक है? ये धारा 55 का शीर्षक है। किसका शीर्षक है? धारा 55 का शीर्षक क्या है? मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। मौखिक साक्ष्य सभी मामलों में, चाहे वह कैसा भी, प्रत्यक्ष ही होगा। मौखिक साक्ष्य कैसा होगा? सभी मामलों में, चाहे वह कैसा भी ही हो, प्रत्यक्ष ही होगा।
जो मौखिक साक्ष्य है वह सभी मामलों में, चाहे वह कैसा भी हो, सभी मौखिक साक्ष्य सभी मामलों में, वह कैसा भी हो, सभी मामलों में, चाहे वह कैसा भी हो, सभी मामलों में वह प्रत्यक्ष ही होगा यदि वह, पहला है इसमें जो इसके 4 खंड हैं उन 4 खंडों को बहुत गौर से पकड़ना है। यदि किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, यदि कोई तथ्य ऐसा है जो देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा है। यदि कोई तथ्य ऐसा है, कोई देखे जा सकने वाले तथ्य के विषय में है, किसके विषय में है, कोई देखे जा सकने वाले तथ्य के विषय में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने देखा है। अगर कोई सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में, दूसरा कौन सा है, अगर कोई सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने सुना है, जो कहता है कि उसने सुना है। अगर तीसरा इसमें है, किसी ऐसे तथ्य के बारे में जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा, किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता है। यदि किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या अन्य रीति से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा। हो सकता था तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया, उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया। अगर हम इसके चौथे खंड की बात करें, किसकी बात करें, चौथे खंड की बात करें, तो चौथा खंड क्या कहता है, किसी राय के या उन आधारों के बारे में, किसी राय के या उन आधारों के बारे में जिन पर वह राय धारित है। ये कह रहा है किसी राय के विषय में, किसके विषय में, किसी राय के या उन आधारों के बारे में जिन पर वह राय धारित है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह उन आधारों पर राय धारण करता है। तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह उन आधारों पर राय धारण करता है। अब मान लीजिए कोई राय है और वह राय किसी आधार पर आधारित होगी, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो उन आधारों पर वह राय धारण करता है। अगर आगे बढ़ें, इसमें एक परंतु है। क्या है परंतु, दोबारा देख लीजिए परंतु क्या है। परंतु है विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त हैं। ये क्या कह रहे हैं, विशेषज्ञों की राय के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, विशेषज्ञों की राय के बारे में। परंतु विशेषज्ञों की, इसमें एक परंतु है, विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त हैं। ये विशेषज्ञों की राय हैं और ये कहाँ पर है, सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त हैं। और ये विशेषज्ञों की राय कहाँ दी गई है, अभिव्यक्त कहाँ की गई है, ऐसी किसी किताब में अभिव्यक्त की गई है जिसको विक्रय के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसको विक्रय के लिए प्रस्तावित किया गया है। और बे आधार जिन पर ऐसी राय धारित हैं, और बे आधार जिन पर ऐसी राय धारित हैं, या बे आधार जिन पर ऐसी राय आधारित हैं। यदि लेखक मर गया है, अब क्या हुआ, यदि लेखक मर गया या वह मिल नहीं सकता, यदि लेखक मर गया या वह मिल नहीं सकता, या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या क्या हो गया, या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या उसने उसे इतने विलंब या विनय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता, या उसे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता। ऐसी पुस्तकों को प्रस्तुत करके साबित किए जा सकेंगे, ऐसी पुस्तकों को साबित करके साबित किए जा सकेंगे। अगर क्या है, कोई पुस्तक है उसमें विशेषज्ञों की राय अभिव्यक्त की गई हैं और वे आधार भी अभिव्यक्त किए गए हैं, धारित है, और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित हैं। यदि लेखक मर गया है, अभिव्यक्त की गई, अगर कोई किताब है,
अगर कोई किताब है और उसके लिए बिक्री के लिए उसको प्रतिस्थापित किया गया है, कहा गया है कि हम इसे बेच रहे हैं, उस किताब को हम बेच रहे हैं और उसमें विशेषज्ञों की राय है और वे आधार भी हैं जिन पर विशेषज्ञों की राय आधारित हैं, तो क्या होगा कि अगर लेखक मर गया है, लेखक मर गया है या वह असमर्थ हो गया है या कोई बात हो गई है या ऐसे हो गई है, तो इस पुस्तकों को प्रस्तुत करके साबित किए जा सकेंगे। सही बात है। इसमें एक दूसरा परंतुक भी है, दूसरा परंतुक भी है। दूसरा परंतुक क्या है ये, और कि यदि मौखिक साक्ष्य, कोई मौखिक साक्ष्य है, मान लीजिए कोई मैं मौखिक सबूत दिया तुमने, ये परंतु ये और कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व, दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, किसके बारे में है, दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, परंतु ये और कि यदि मौखिक साक्ष्य जो है वो दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज, दस्तावेज के संबंधित तो नहीं है लेकिन कोई भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे तो ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। अब क्या कह दिया इन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई मौखिक साक्ष्य है वह दस्तावेज को छोड़कर किसी अन्य भौतिक चीज या उसकी दशा से संबंधित है, तो न्यायालय जब आवश्यक समझे तो ऐसी भौतिक चीज के लिए प्रस्तुत करने का आदेश ठीक समझे निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। तो न्यायालय चाहे तो उस चीज को निरीक्षण करने के लिए ऐसा मंगा सकेगा, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए मंगा सकेगा। इसमें आगे एक बात और कही गई है, क्या कही गई है, धारा 4 में कुछ नहीं, 54, 52, 55 दो ही धाराएं थी। इन धाराओं को एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसे हम। किसकी बात है, ये कौन सा भाग चल रहा है पता है तुम्हें, भाग तीसरा चल रहा है, तीसरा भाग चल रहा है। तीसरे भाग कहाँ से शुरू होता है, तीसरा भाग धारा 51 से शुरू होता है। अच्छा ये बताओ, धारा 51 से शुरू होता है तो धारा 51 में क्या है, धारा 51 में ऐसा बताया गया है कि पहली बात तो ये बताओ भाग तीसरा किससे है, सबूत के विषय में है, सबूत से संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है, सबूत से संबंधित है। अच्छा इसमें जो पहला अध्याय है, पहला जो इसका अध्याय है, अध्याय जहाँ से शुरू होता है, तो इसमें पहला अध्याय कौन सा आता है, अध्याय 3 आता है। इस अध्याय 3 का क्या नाम है, वे तथ्य जिन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। जो अध्याय 3 है उसका क्या नाम है, उसका नाम है वे तथ्य जिन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। अच्छा इसमें कुल धाराएं कितनी हैं, इसमें धाराएं हैं 51, 52, 53, ये 3 धाराएं हैं। 51, 52, 53 की ये 3 धाराएं हैं। अच्छा ये बताओ धारा 51 में क्या है, धारा 51 में कहा गया है वे तथ्य जो न्यायालय के द्वारा जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा, वे तथ्य जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है, उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है, ये बताया गया इसमें। फिर आता है इसकी जो धारा 52 आती है, धारा 52 कहती है कि 52 में 2 खंड हैं, पहला खंड दूसरा खंड। पहले खंड में ये कहा गया है वे तथ्य जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा निम्नलिखित हैं, वे तथ्य जिनका न्यायालय अवलोकन करेगा निम्नलिखित हैं। और इसमें एक पूरी श्रृंखला दी गई है, कौन कौन सी श्रृंखला दी गई है, जैसे 4-6 तुम्हें कुछ याद हो तो 4-6 की पहली बात तो जो भारत का राज्य क्षेत्र है न्यायालय उसकी अवलोकन करेगा, भारत की जो संसद है, भारत की जो संविधान सभा थी, संसद है, राज्यों के विधानमंडल की है, उनकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का जो अनुक्रम है, कार्यवाही का अनुक्रम है, उसकी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। भारत के राज्य क्षेत्र में जो विधियां प्रवृत्त हैं, चाहे उनका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होता है, उनकी भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। अगर कोई जो
भारत के संविधान द्वारा, संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडल के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई किसी सील का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तो उस सील का भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। और तो और अगर किसी व्यक्ति को किसी अन्य देश के साथ भारत के संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं, उसे मान्यता दी है तो उसकी झंडा है, उसका चिन्ह है और उसके राष्ट्रीय गान है तो उसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। इन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। और क्या है, और है अगर भारत किसी देश के साथ, किसी देश या देशों के साथ कोई संधि करता है, कोई करार करता है, कोई अभिसमय करता है या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगम में शामिल होता है या किसी अन्य स्थान पर कोई अन्य विनिश्चय करता है तो उसका भी न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। ये बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। उसके बाद आती है इसमें एक दूसरा खंड है। दूसरे खंड में ये कहा है कि न्यायालय न्यायिक अवलोकन करने के लिए जो इतिहास है, कला है, विज्ञान है और इनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं, पुस्तकें और दस्तावेज हैं, उनकी सहायता ले सकेगा न्यायालय न्यायिक अवलोकन करने में। और यदि कोई व्यक्ति न्यायालय से न्यायिक अवलोकन के लिए कहता है तो और वह ऐसा कोई साक्ष्य या कोई पुस्तक न्यायिक अवलोकन के लिए देता है जिससे न्यायालय समर्थ होता है तो वह न्यायिक अवलोकन करेगा। अगर वह ऐसी पुस्तक या साक्ष्य नहीं देता है, दस्तावेज नहीं देता है तो न्यायालय न्यायिक अवलोकन करने से इनकार कर सकेगा। अब इसमें जो धारा 53 आती है, धारा 53 में क्या कहा गया है? धारा 53 में क्या कहा गया है? धारा 53 में कहा गया है, धारा 53 में क्या कहा गया है? धारा 53 में कहा गया है अगर किसी कार्यवाही के पक्षकारों ने कार्यवाही की शुरुआत पे ही अगर कोई तथ्य ऐसे हैं जिनको कार्यवाही के पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया है या पहले से ही कार्यवाही के पक्षकार ने किसी लेख द्वारा स्वीकार कर लिए हैं या कोई कानून है उसके द्वारा उसे ऐसा मान लिया जाता है कि ये स्वीकार कर लिए गए हैं तो उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं होगा। तो दो ही चीज़ें तो ऐसी आई जिन्हें न्याय साबित करना आवश्यक नहीं है। कौन? दो तथ्य ऐसे आए जिन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। पहला तो ऐसे जिन्हें न्यायालय न्यायिक रूप से अवलोकन करेगा, दूसरा जिन्हें पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया है। इन तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 52 है जो विस्तृत है और उसके बारे में ये मान लेना चाहिए कि इसे कौन कौन से तथ्य हैं जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा, ये धारा 52 में बताए गए हैं। अब हम आते हैं अध्याय 4 पर बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? अध्याय 4 पे। अध्याय 4 किससे संबंधित है? मौखिक साक्ष्य के विषय में। ये अध्याय 4 किससे संबंधित है? मौखिक साक्ष्य के विषय में। और इसमें ये कहाँ से शुरू होता है? इसमें दो धाराएं हैं, एक 54 है, एक 55 है। तो 54 और 55 में क्या कहा गया है? दस्तावेजों की जो अंतर वस्तु है उसको छोड़कर सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। अगर कोई तथ्य है तो उसे मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अगर वह दस्तावेज की अंतर वस्तु है तो उसे मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जाएगा। अब ये कहा गया है कि दस्तावेज का हमेशा ही प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य जो है वो हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसमें 4 खंड हैं। पहला खंड है अगर किसी ऐसे तथ्य के विषय में है जिससे के विषय में कहा गया जो देखे जा सकने के विषय में है तो ऐसे व्यक्ति का ही कथन होगा जिसने उसे देखा है। यदि कोई सुने जाने वाले कथन के संबंध में तो ऐसे व्यक्ति का ही कथन होगा जिसने उसने सुना है। या कोई ऐसा तथ्य है जिसे किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा या अन्य रीति से महसूस किया जा सकता है तो वह उसी व्यक्ति का होगा जिसने अन्य इंद्रिय द्वारा अन्य रीति से उसे महसूस किया है। या चौथा होगा जो इसमें चौथा है, चौथा क्या है? अगर कोई राय है और उनकी जो राय है, अगर कोई राय है और उस राय के जो आधार हैं तो ये उसी व्यक्ति की राय होगी जिसने उन आधारों पर उस राय को बनाया है, उन आधारों पर बनाया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर ऐसी राय है और उसके आधार किसी पुस्तक में लिखे हुए हैं और वह पुस्तक बिक्री के लिए प्रस्तावित की गई है और वह व्यक्ति जिसने उस आधार पर राय बनाई थी वह उसकी मृत्यु हो गई है तो उस पुस्तक के द्वारा उसे साबित किया जा सकेगा। आगे क्या कह रहे हैं? ये आगे कह रहे हैं परंतु ये अगर मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न भौतिक चीज के अस्तित्व, अगर क्या है कोई मौखिक साक्ष्य दिया जा रहा है किसी चीज का लेकिन वह दस्तावेज की अंतर वस्तु से भिन्न किसी भौतिक चीज या स्थिति के बारे में है
तो न्यायालय निरीक्षण के लिए उस चीज़ को निरीक्षण के लिए मंगाने के लिए अपेक्षा कर सकेगा, कि न्यायालय कह सकेगा कि उस चीज़ को हमारे पास लेकर आओ। अगर अब हम इसके जो अध्याय 5 है आगे बढ़ते हैं, इसमें अध्याय 5 के विषय में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 के विषय में जब हम बात करते हैं तो अध्याय 5 किससे संबंधित है? अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में है। किसके विषय में? दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में है। किससे संबंधित है अध्याय 5? दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। अब अगर हम इसकी कुल धाराओं की बात करें तो इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, एक बार और देख लेते हैं। अब हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? अध्याय 5 के विषय में बात कर रहे हैं। अध्याय 5 किससे संबंधित है? अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में है। किसके विषय में है? दस्तावेजी साक्ष्यों जो अध्याय 5 है वो दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में है। इसमें जो पहली धारा आती है 56, कौन सी धारा आती है? 56 पहली धारा आती है जो 56 है इसका। इसमें क्या है? दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत प्राथमिक साक्ष्य। दस्तावेजों की वस्तु का सबूत, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। दस्तावेजों की जो अंतर्वस्तु है उनका सबूत क्या होगा? आप बताइए, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत क्या होगा? दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। ये जो धारा 56 है, धारा 56 कहती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु किसके द्वारा साबित की जा सकती है? दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। क्या मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं की जा सकती? दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं की जा सकती। ये कहाँ पर कहा गया है? ये धारा 54 में कहा गया है। धारा 54 में कहा गया है। अच्छा, ये बताइए धारा 56 में क्या कहा गया है? धारा 56 में कहा गया है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। अच्छा, ये बताओ दस्तावेजों की अंतर्वस्तु किसके द्वारा साबित की जा सकती है? या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। हम आगे बढ़ते हैं। अगली धारा आती है 57। कौन सी धारा है? 57 क्या है? प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? 57 प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित। अच्छा, धारा 57 किससे संबंधित है? धारा 57 प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है। और प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित इसमें 57 में क्या कहा गया है? प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। प्राथमिक साक्ष्य में क्या आता है? प्राथमिक साक्ष्य में क्या आता है? प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज, ऐसा कोई जो दस्तावेज है, क्या ये एक दस्तावेज है? ये दस्तावेज है और ये दस्तावेज न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया है। मान लीजिए ये एक दस्तावेज है और ये दस्तावेज न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया है, तो ये दस्तावेज क्या हो गया? ये दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य हो गया। क्या हो गया? प्राथमिक साक्ष्य हो गया। अब इसमें एक स्पष्टीकरण है। इसमें स्पष्टीकरण क्या है? पहला स्पष्टीकरण है, जहां कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में है। अगर कोई दस्तावेज है, आपने लिखा कोई दस्तावेज है, वह कई मूल प्रतियों में है, कई मूल प्रतियों में
निष्पादित है, वहाँ प्रत्येक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई दस्तावेज ऐसा है वह कई मूल प्रतियों में है, उसकी एक से ज़्यादा मूल प्रति हैं, तो वह उसकी प्रत्येक प्रति प्राथमिक साक्ष्य है। जहाँ कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और प्रत्येक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार के पास, इसमें ये जो दूसरा स्पष्टीकरण, इसमें तो कई स्पष्टीकरण है, अरे 6-7 स्पष्टीकरण है। इसमें कह रहे हैं दूसरा स्पष्टीकरण है, इसमें दूसरे स्पष्टीकरण में कहा गया है जहाँ कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है। प्रतिलेख का क्या मतलब है? जहाँ कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और प्रत्येक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है। यदि कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, प्रतिलेख का मतलब यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ प्रतिलेख का मतलब होता है जब एक चीज़ को हम लिख रहे होते हैं और उसके नीचे जब हम कार्बन कॉपी लगा देते हैं तो जो दूसरी कॉपी बनती है, एक पर तो मूल कॉपी होती है, दूसरी जो कार्बन कॉपी बनती है उसी को प्रतिलेख कहते हैं। जहाँ कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और प्रत्येक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है। किनके द्वारा? प्रत्येक प्रतिलेख किनके द्वारा? केवल एक पक्षकार के द्वारा या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है। वहाँ प्रत्येक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उनका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है। अच्छा, यहाँ पे ये बात समझ में आई तुम्हें? दूसरे स्पष्टीकरण में क्या है? अगर कोई दस्तावेज है, मान लीजिए ये एक दस्तावेज है, ये क्या है? ये एक दस्तावेज है। अगर इस दस्तावेज को प्रतिलेख में निष्पादित किया गया है, कैसे निष्पादित किया गया है? प्रतिलेख में निष्पादित किया गया है। प्रतिलेख में निष्पादित किया, अब ये प्रतिलेख में निष्पादित कर दिया। अब इसकी जो प्रतिलेख में निष्पादित प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार के या तो एक के पास है या कुछ के पास है, तो वह जिन पक्षकारों ने इसे निष्पादित किया है उनके विरुद्ध निष्पादित किया है प्राथमिक साक्ष्य है, तो उनके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य है। अगले दृष्टांत की बात करते हैं, अगले स्पष्टीकरण की बात करते हैं। अगला स्पष्टीकरण का है जहां अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं। ये क्या कह रहे हैं? जहां अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं। जहां मान लीजिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जहां अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं। एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा जहां अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं, जैसा कि मुद्रण के द्वारा एक रूपात्मक अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं, जैसे मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण में होता है। एक रूपात्मक जो उनकी एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं, जैसा मुद्रण, शिला मुद्रण और फोटो चित्रण में होता है। वहाँ उनमें से प्रत्येक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। वहाँ उनमें से प्रत्येक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। जो अन्य अब कई दस्तावेज बनाए गए और ये दस्तावेज कैसे बनाए गए? एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए, तो उनमें से एक उठा लिया, तो जो एक है वो अन्य सबकी जो अंतर्वस्तु है उनका प्राथमिक साक्ष्य है। किंतु जहाँ वे सब किसी एक ही मूल की प्रतियां हैं, उन सब का एक मूल है, एक मूल की ही एक, जहाँ वे सब किसी एक ही मूल की प्रतियां हैं, वहाँ वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। अगर वे किसी एक मूल की प्रतियां हैं, वहाँ वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं। अच्छा, एक रूपात्मक प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए, तो उनमें से एक